पिछले क्लास में कुछ हेडिंग भी था, क्या था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस, ये बता दिए थे। देखिए, देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक रेशियो है। किस किस चीज का रेशियो है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के रेशियो को ही क्या कहा जाता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी हम ये कह रहे हैं, यदि शॉर्टली हम उसको लिखना चाहें तो बंद कर लीजिए। आर एल वी पी इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई पी नॉट। एक्चुअल में डेल्टा पी बाई पी नॉट को ही क्या कहा जाता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए तो नीचे जो आप हेडिंग कर लिखे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ब्रैकेट में आर एल वी पी लिख दीजिए और नीचे स्टेटमेंट लिखिए। द रेशियो ऑफ lowering of vapor pressure and vapor pressure of pure solvent called RLV, relative lowering। तो इसको लिखने के बाद आप ये लिखेंगे, तो लिखने के बाद नीचे में लिखेंगे RLVP डेल्टा पी बाई पी नॉट। हो गया? लिख लिए? मिटा दो नीचे। यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं RLVP इक्वल टू डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं? पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट लिखेंगे। ये वाला जो रूप है ना RLVP का, वो सबसे ज़्यादा चलता है, निकल भी पर आएगा। तो आर एल वी पी इक्वल टू लिखा जा सकता है पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, यहाँ पर पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है और पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। फिर दीजिए। और चूंकि पी नॉट और पी एस के बारे में आप ऑलरेडी पहले ही लिख चुके हैं कि पी नॉट क्या है, पी एस क्या है, तो हम है कि दोबारा फिर से। हो गया लिखा हुआ? और थोड़ा सुनिए ध्यान से। आपको बताया गया था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया था कि यह डाइल्यूट सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी है जो सिर्फ डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। याद है या आपको ये चीज? तो अब हम ये समझते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, या फिर हम ये समझते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे डिपेंड करता है सिर्फ सॉल्यूट के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। देखिए, अच्छा एक और चीज आपको बताया गया था कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है ना, वो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा यदि पार्टिकल्स बढ़ेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगा यदि पार्टिकल्स घटेगा। सॉल्यूट पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई सॉल्वेंट है, मान लो प्योर वाटर है, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? पी नॉट।
पी नॉट एक कांस्टेंट टर्म है, यदि सारे कंडीशन को सेम रखा जाए तो पी नॉट स्थिर रहेगा। जैसे वाटर का वेपर प्रेशर एक बार जो मेजर कर लिए वही रहेगा, खाली बशर्ते कि टेम्परेचर वगैरह बढ़ाया ना जाए, सेम कंडीशन में रहे तो। लेकिन इसमें यदि आप चीनी मिला देते हैं तो फिर वो प्योर सॉल्वेंट रहा नहीं, अब वो क्या हो गया, सॉल्यूशन। और यदि ये सॉल्यूशन हो गया तो इसका भी, इसको हम क्या बोलेंगे, पीएस। और आपको ऐसा नहीं लगता है कि जितना ज़्यादा चीनी हम मिलाते जाएंगे वैसे वैसे पीएस का वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा, उतना ही पीएस का वैल्यू कम होता जाएगा, हाँ या ना? यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो पीएस का वैल्यू घटेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो पीएस का वैल्यू घटेगा। देखिए हमने कहा कि पीएस का वैल्यू घटेगा, अब इधर आइए, जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा पीएस का वैल्यू घटेगा, और यदि पीएस का वैल्यू घटेगा तो पी नॉट माइनस पीएस का वैल्यू बढ़ेगा। पी नॉट माइनस पीएस का जो डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि पी नॉट कॉन्स्टेंट है और ये वैल्यू ना लगातार घट रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि ऊपर वाला वैल्यू बढ़ता रहे लगातार और ये वैल्यू कांस्टेंट है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। देखिए थोड़ा उलझा हुआ बात है, और आपके एक्सप्रेशन से समझ में आना चाहिए कि आप बातों से सहमत हैं। आप सब एकदम कलाकार जमा हुए हैं यहाँ, सामने वाले को फील ही नहीं होने देते हैं कि आप समझे हैं या नहीं समझे। सबसे ज्यादा पढ़ाने में दिक्कत आप ही लोगों को होता है, आपके फेस का कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता है, आप समझ गए तो भी, नहीं समझे तो भी मुंह कुत्ता जैसे किए हुए। कुत्ता जैसे तब कीजिए मुंह जब समझते नहीं है, समझते हैं तो वो एक्सप्रेशन आनी चाहिए। देखो यार, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेगा तो पीएस घटेगा, पीएस घटेगा तो पी नॉट माइनस पीएस का वैल्यू बढ़ेगा, पी नॉट माइनस पीएस का वैल्यू बढ़ेगा तो पी नॉट माइनस पीएस बाई पी नॉट का वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ेगा तो आर एल वी पी बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ा तो आर एल वी पी बढ़ा, और नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स घटेगा तो आर एल वी पी घटेगा। ये इस बात को स्पष्ट करता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि यह टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ तक लिख लिए है क्या? यहाँ तक लिख लीजिए, आगे नीचे रो देके लिखिए तो लिखेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी because it depend on total number of solute particles, total number of solute particles. Relative lowering of vapor pressure is a colligative property because it depend on total number of solute particles. स्टार लगाएंगे, हीटिंग डालेंगे। और साथ हीटिंग डालिए। रॉल्ट्स लॉ ऑफ आर एल वी पी, आर एल वी पी समझ रहे हैं ना आप, क्या है ये? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रॉल्ट्स एक साइंटिस्ट का नाम है और इस चैप्टर में लगभग लॉ इन्हीं के द्वारा दिया गया है। अब ये नियम क्या है, सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जो लॉ है ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है। आप यदि कहेंगे कि सर इसको आप साबित कर दीजिए, नहीं कर पाएंगे हम। आप बुक में भी देखेंगे साबित नहीं किया हुआ है, और लैब में जाएंगे तो ये साबित होले नजर आएगा तुमको। एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन या एक्सपेरिमेंटल लॉ एक ऐसा लॉ होता है जिसको हम कॉपी कलम पर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, प्रूफ नहीं कर सकते। अब जैसे देखिए, हमने यदि ये कहा एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, हम तुमको सिर्फ बता सकते हैं जो उनके द्वारा एक्सपेरिमेंटल बात किताब में लिखा हुआ है या उनके द्वारा जिनको बताया गया और जिन्होंने मुझे बताया और हम आपको बता रहे हैं। तो ये सिर्फ आप
मान सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है। यदि आपको ये साबित करना है तो लैब में जाके साबित कीजिएगा, और हम आपको ये भी समझा देते हैं कि हम क्यों नहीं समझा सकते हैं थ्योरेटिकली, या क्यों नहीं हम प्रूफ कर सकते हैं इस बात को। देखो उन्होंने क्या कहा, रॉल्स ने कहा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। यानी ये RLVP जो है किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, RLVP बराबर होता है P0 माइनस PS बाय P0। ये बराबर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रॉल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखो यही है उनका लॉ। इनके लॉ में, इनके स्टेटमेंट में हम बस एक ही लाइन लिखेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। RLVP इज इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इट मीन्स RLVP की जगह पर आप लिख सकते हैं डेल्टा P बाई P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। फिर उसको लिख सकते हैं P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू सॉल्यूट। क्या यहाँ तक लिख सकते हैं? तो ये जो बात है अभी हम थ्योरेटिकली सिर्फ बता दिए और आप मान लिए। अब देखिए हम इसको क्यों प्रूफ नहीं कर सकते। उन्होंने लैब में क्या किया, रॉल्स ने क्या किया, एक एक बर्तन में शुद्ध पूरा का पूरा पानी ले लिया, प्योर वाटर ले लिया उन्होंने। मान लीजिए कि उन्होंने 5 मोल वाटर लिया, प्योर वाटर। अभी ये प्योर वाटर है तो इसका वेपर प्रेशर का मेजरमेंट लैब में हम कर सकते हैं बैरोमीटर लगा के। याद कीजिए वो जो फिगर बताए थे जिसमें HG भरा हुआ था, उसमें 1 आध घंटा डाल के छोड़ देंगे, पता चल जाएगा कि वेपर प्रेशर क्या बन रहा है उसका। तो मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर लैब में उन्होंने चेक किया, इसका वेपर प्रेशर P0 आया। देखिए हम कह रहे हैं कि P0 आया, हमको P0 आया, रॉड्स को तो कुछ वैल्यू मिला होगा ना, 0.7 0.5 ATM कुछ तो मिला होगा ना जी उनको। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल बात है। तो मान लीजिए कि उनको वैल्यू P0 मिला। अब उन्होंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा यूरिया डाल दिया उन्होंने, मान लो 2 मोल यूरिया डाल दिया। यूरिया एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और सॉल्यूट डालने के बाद जो बर्तन है अब इसमें अब क्या बन गया, सॉल्यूशन। और बताइए इस सॉल्यूशन का भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा कि नहीं, कुछ तो वेपर प्रेशर होगा। उसके वेपर प्रेशर को हम क्या मानेंगे, PS। हम मानेंगे PS, लेकिन उनको तो कुछ वैल्यू मिला होगा ना लैब में, और जो भी मिला होगा वो इसके वैल्यू से कम या ज़्यादा मिला होगा, कम मिला होगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद वेपर प्रेशर का वैल्यू डिक्रीज करता है। तो ये वैल्यू उनको कम मिला होगा। उन्होंने अब क्या किया, P0 का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली उनको मिल गया, PS का वैल्यू उनको एक्सपेरिमेंटली मिल गया। तो उन्होंने क्या किया कि P0 माइनस PS बाई P0 का वैल्यू निकाल। बताइए इस वैल्यू को वो निकाल सकते हैं लैब में कि नहीं निकाल सकते हैं। हम भले P0 माइनस PS बाई P0 लिखें, लेकिन वो एक संख्या के रूप में इसको ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि लैब में उनको P0 का मान पता चल गया है, PS का वैल्यू पता चल गया है इस सेटअप पर। क्लियर है ये? अब देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि 5 मोल वाटर लिए थे, 2 मोल हम यूरिया लिए थे। उन्होंने क्या किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाला। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मीन्स यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया यहाँ कितना होगा। देखो तुम यदि बोलोगे नहीं तो हम भी इतना नहीं बोलेंगे, फिर हम लिखाते चले जाएंगे, फिर तुम परेशान होने लगोगे तो तुम्हारा मुंह एकदम आराम से खोलने लगेगा गिदर की तरह। आदमी बनो, बोलने का प्रयास करो। क्या मोल फ्रैक्शन तुमको पढ़ाया नहीं गया है? कितना होगा मोल फ्रैक्शन यूरिया का, कितना? 2 बाई, घबराते का है बोलने में, अरे गलत हो जाएगा तो क्या यहाँ खून कर देंगे क्या हम तुम्हारा। किसी का भी मोल फ्रैक्शन, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल को हम लोग ऊपर रखते हैं और टोटल मोल को नीचे। यूरिया का मोल है 2 और टोटल मोल है 2 + 5 7, तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 2/7। 2/7 का जो वैल्यू आया, ये वैल्यू उनको इस वैल्यू के बराबर आया। अब आप बताइए कि हम लैब में है नहीं, हमको P0 का मान नहीं पता चल रहा है, PS का मान नहीं पता चल रहा है, हम सिर्फ ये देखें कि हम 5 मोल वाटर लिए और 2 मोल यूरिया लिए, तो हम तो मोल फ्रैक्शन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये सब तो लैब में जाएंगे तब ना समझ में आएगा कि वो बराबर होगा कि नहीं होगा। अब इसी बात को हम कहेंगे कि देखो ये बराबर होता है, तुम कहोगे हम मानवे नहीं करते हैं, फालतू है, हम हमरा हमरा इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका व्यवहार ही नहीं रह गया है केमिस्ट्री का कुछ, जब जब मन जो होता है मान लेते, तो नहीं चले। समझ में आया कि ये क्या है? इसीलिए हम आपको अब आज समझा रहे हैं पहली बार कि आपको जब भी हम एक्सपेरिमेंटल चीज़ों की बात करेंगे तो वो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को थ्योरेटिकली प्रूफ नहीं कर सकते हैं।
हाँ, तुमको हम समझा सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट तुम कैसे करोगे, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद तुमको ये वैल्यू मिल जाएगा जो ये प्रूफ करेगा कि जो हमने कहा वह गलत नहीं है। और दूसरी बात, ये तो नहीं कह सकते कि हमने कहा, ये हमने नहीं कहा, ये किन्होंने कहा, रॉल्स ने कहा। और कोई भी चीज़ आपके सिलेबस में यदि पढ़ने के लिए आया है तो वो IUPAC में प्रूफ करके ही आप तक आया है। ऐसे किसी भी थ्योरी को एफिलिएशन नहीं मिल जाता है कि आप कुछ हो बोल दीजिए और किसी को कुछ पढ़ा देंगे। स्टेटमेंट लिख, ये हेडिंग हो गया ना? देखिए तो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो, इसको इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है, इसीलिए हम लोग इसको शॉर्टकट में लिखते रहेंगे RLV। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दिस स्टेटमेंट, this statement is called Raoult's law of RLV। बताइए, RLVP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लिख दो आप। इतना लंबा चौड़ा जो लिखे हैं आप इसको शॉर्टली ऐसे लिख सकते हैं। आगे बढ़े, चेंज करें इसको। बताओ, RLVP डेल्टा P/P0 लिखा जा सकता है, बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ। अब देखो सुनो इधर, अब हम इस इक्वेशन को जितना एक्सटेंड करते जाएंगे आपकी परेशानी उतनी बढ़ती जाएगी। इसलिए, क्योंकि अब जितना इक्वेशन हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे उतना फॉर्मूला तैयार होता जा रहा है, और उतने तरह का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। आप किसी भी स्टेप में आपको यदि परेशानी हो, दिक्कत हो, तो अभी बात कर लेंगे, क्योंकि बाद में फिर आपको मौका नहीं मिलेगा और हम देंगे भी नहीं। एक ही बात को बार बार बताया नहीं जाए। क्या इसको समझने में आपको कोई परेशानी है यहाँ तक? बताइए, डेल्टा, ये डेल्टा P को हम लोग लिख सकते हैं P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि अब यहाँ बहुत सारा फॉर्मूला बनेगा, हम घेरेंगे सबको नहीं, लेकिन आप समझिए इस सब पर क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा इस। और बताइए, P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बदले स्मॉल n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N लिख सकते हैं। ये कहाँ पढ़े हैं आप? ये आप याद कीजिए, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन जब पढ़ रहे थे तभी ना आपको बताया गया था, सॉल्यूट का मोल मान लीजिए स्मॉल n, सॉल्वेंट का मोल मान लीजिए कैपिटल N, टोटल मोल हो जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसके मोल को ऊपर, टोटल मोल को। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मोल, सॉल्यूट के मोल को ऊपर और टोटल मोल को नीचे रखेंगे। सॉल्यूट के मोल को हम लोग स्मॉल n माने थे, तो ये हो गया स्मॉल n बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N। क्लियर है ये? देखिए यहाँ तक। ये सारा का सारा फॉर्मूला बन रहा है, और इस सब से दर्शन होगा आपको
और न्यूमेरिकल सिर्फ उन्हीं को समझ में आ सकता है जो थ्योरी को बहुत बढ़िया से समझे हैं, थ्योरी के हर एक सिंबल को आप जान रहे हैं। यदि इस सिंबल को लैंग्वेज में लिख दिया जाए तो आप एक क्वेश्चन के रूप में उसको सिंबलाइज कर सकते हैं। अभी आपसे क्वेश्चन बने, आपको पढ़े। पढ़े आगे। अगला सुनिए फॉर्मूला। इसको W1/m1/W1/m2 m1 प्लस W2/m2 के रूप में लिखा जा सकता है। याद करो, मोल को W/m के फॉर्म में हम लोग लिखे थे। तो आगे इसका जो अगला फॉर्म होगा तो हम लोग लिखिए, तो उसको हम लोग लिखेंगे P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू W1/m1 बाई W1/m1 प्लस W2। आप याद करो, W1 था वेट ऑफ सॉल्यूट, M1 था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, W2 था वेट ऑफ सॉल्वेंट और M2 था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ। आप यह भी याद कीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इसके बराबर था, 1 के बराबर था। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखा जा सकता है। अभी आप यहाँ पर इक्वेशन पढ़े हैं, P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के जगह पर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी तो लिख सकते हैं। तो अगला जो फॉर्म बनेगा इसको लिख लो। अगला जो फॉर्मूला बनेगा उसमें हम लोग लिख सकते हैं P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये सब फॉर्मूला बनता जा रहा है। हो गया लिखा हुआ? याद कीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर आपको बताया गया था मोललिटी बाई मोललिटी प्लस 1000 बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। याद है आपको ये फॉर्मूला? और यहीं पर जब सॉल्वेंट वाटर था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर हुआ था मोललिटी बाई मोललिटी प्लस 55.5। क्या ऐसा याद है आपको? और ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड था वाटर के लिए। अभी जो आप फॉर्मूला पढ़े हैं P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू, यहाँ होता था ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं मोललिटी बाई मोललिटी प्लस 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट इसका ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। और इसी का एक दूसरा फॉर्म लिख सकते हैं,
हो गया यहाँ तक? अब इसी फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, इस 1000 बटा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट को हटाएंगे और 18 लिखे वो 55.5 हो जाता था, याद कीजिए। तो डायरेक्ट लिखेंगे 1000 बटा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट को 55.5, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ओनली फॉर वाटर सॉल्व। ये फॉर्मूला किसी भी सॉल्वेंट पर अप्लीकेबल है, और जब 55.5 कर देंगे तो वो सिर्फ किसके लिए अप्लीकेबल है, वाटर के लिए। तो अगला फॉर्मूला बनेगा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोललिटी बाई मोललिटी प्लस 55.5 ओनली फॉर वाटर सॉल्वेंट। असाइनमेंट निकालिए तो न्यूमेरिकल वाला। निकालिए क्वेश्चन नंबर 55, निकल के लाओ। क्वेश्चन नंबर 50 असाइनमेंट है सभी आदमी के पास, जिसके पास नहीं है जीरोक्स करवा लीजिए। अब जब मिलता है तो अब्सेंट रहते हैं, बाद में फिर रहता नहीं है तो परेशान होते हैं। सुनिए, देखो क्वेश्चन नंबर 55 जो है, इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, हम ही बनाते हैं। आप सिर्फ ये समझिए कि एक स्टूडेंट के रूप में क्या क्या चीज चाहिए किसी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए। सबसे पहली बात, कि आपका रेगुलर क्लास होना जरूरी है, ताकि कोई भी थ्योरी मिस नहीं हो जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, टॉपिक से रिलेटेड है। दूसरी बात यह है कि मुंह खोलेगा रे, कर रहे नीचे क्या, तब न्यूमेरिकल आ गया तो रिलैक्स मोड में आ गया क्या। दूसरी बात यह है कि किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए, देखो न्यूमेरिकल होता क्या है पहले आप ये समझिए। जो थ्योरी आप पढ़ते हैं ना, उसी का मैथमेटिकल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल, और लैंग्वेज फॉर्म होता है न्यूमेरिकल। जो आदमी न्यूमेरिकल को, यानी लैंग्वेज फॉर्म को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना जान गया, वो आसानी से इस काम को कर सकता है, आसानी से क्वेश्चन बना लेगा। जैसे हम क्या कह रहे हैं आप इसको समझिए। इस क्वेश्चन में पहले पढ़िए कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कहता है 55 बता रहे हैं। क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mm ऑफ Hg। यदि किसी सब्सटेंस में प्योर लगा दिया तो जनरली समझिए वो सॉल्वेंट का काम करेगा, और दो सब्सटेंस यदि प्योर दिखा रहा है तो दो डिफरेंट लिक्विड की बात कर रही है, इस पर बात आगे होगा। अभी कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mm ऑफ Hg। इस ये एक लाइन, ये एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, या सिंबलाइज कर दीजिए इसको, बताइए। तो ये 640 mm ऑफ Hg किसका वैल्यू दिया है, पी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है। अब इस एक लाइन को पढ़ के जिसको ये समझ में आ गया कि ये पी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, वो क्वेश्चन बना सकता है। जो जिसको नहीं समझ में आया वो क्वेश्चन नहीं बना सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 55 में पी नॉट का वैल्यू दिया कितना, 640 mm ऑफ Hg। आपको इससे दर्शन हुआ है पहले, mm ऑफ Hg क्या है, ये प्रेशर का यूनिट है। आगे लिखा हुआ है 2.175 ग्राम 2.175 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब देखो एक चीज ध्यान दो, तुमको एक डाटा दिया कि 2.175 ग्राम, और किसका ये वैल्यू है, ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी चर्चा कर दिया ना सॉल्यूट का, और कोई कोई ऐसा सॉल्यूट है जो नॉन वोलाटाइल है।
इसका मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेट ना दिया हुआ है। सॉल्यूट के वेट को हम लोग W1 से इंडिकेट करते हैं। W1 का वैल्यू कितना हो गया? 2.175 ग्राम। 2.175 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब देखो सॉल्यूट दिया लेकिन उसका नाम नहीं दिया, उसका फॉर्मूला नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में हम उसका मॉलिक्यूलर वेट भी हमको पता नहीं है। तो मॉलिक्यूलर वेट पता नहीं है तो आप उसको सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट को M1 कहते हैं, और ये अभी तक हमको पता नहीं है। यदि आगे पता चलेगा तो डाटा डाल देंगे यहाँ पर, नहीं पता चलेगा तो देखेंगे आगे क्या पूछता है। 2.175 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट dissolved in 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। 39 ग्राम ऑफ बेंजीन दिया, ये 39 ग्राम बेंजीन का वेट है, और बेंजीन क्या है? सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के वेट को हम लोग W2 कहते हैं। तो यहाँ पर W2 का वैल्यू कितना? 39 ग्राम। कितना है? 39 ग्राम ना। अच्छा आप एक चीज बताइए, सॉल्वेंट कह रहा है कि 39 ग्राम है, और आपसे ये भी कह रहा है कि सॉल्वेंट बेंजीन है। इसका मतलब जब नाम ले लिया तो आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ सकते हैं। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? अब कुछ अभागा को ये भी नहीं पता होगा कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है, तो यहाँ क्या तमाशा देखने आए? इतना तो कम से कम आना ही चाहिए। C6H6, इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़िए 78 आएगा। कार्बन का 12 होता है, 12 गुना 6 कीजिएगा 72, और प्लस 6 78 हो जाएगा। अच्छा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर वेट को किस चीज से इंडिकेट करते हैं? M2 से। ये कितना हो गया? 78। आगे कहता है क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 600 mm ऑफ Hg। अब देखो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का बात कर रहा है। इस एक लाइन से आप एक सिंबल निकालिए, क्या है ये? PS। PS का वैल्यू दिया कितना? तो यहां से हम PS इज इक्वल टू कह सकते हैं 600 mm ऑफ Hg। आप एक चीज गौर कीजिए, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है 640, 640 mm ऑफ Hg। जब उसमें सॉल्यूट डाला गया तो वेपर प्रेशर अब हो गया है 600 mm ऑफ Hg। तो ये वेपर प्रेशर बढ़ा है कि घटा है? ये बात तो आप थ्योरी में भी पढ़े हैं कि कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, तो डिक्रीज कर गया। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यही ना आपसे पूछ रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, यानी आपसे M1 पूछ रहा है। देखो हम अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल किसी चीजों को देने का एक लैंग्वेज में, मतलब लैंग्वेज में देने का एक तरीका है। और जो आदमी साइंस के जो भी लोग हैं जो पढ़ते हैं, वो यदि इन लैंग्वेज को मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर दें या सिंबलाइज कर दें तो उनसे न्यूमेरिकल बनना आसान हो जाएगा। वहां पर जितना बात लिखा हुआ है उस सब का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, या सिंबलाइज किया हुआ ये है। अब यहाँ से आप इस चीज को देखिए, और फिर आप ये सोचिए कि ये सारा का सारा चीज किस थ्योरी वाले फॉर्मूला से मैच कर रहा है, हम कहाँ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो आपको ढेर सारा फॉर्मूला भी बताया गया था, उसमें देखिए तो W1/m ये फॉर्मूला बताया गया था, P0 माइनस PS/P0 इज इक्वल टू ये। P0 का वैल्यू आपको पता है 640, PS का वैल्यू पता है 600, फिर P0 का वैल्यू पता है 640, W1 पता है 2.175, M1 नहीं पता है। W1 फिर पता है 2.175, M1 फिर नहीं पता है तो दोनों M1 ही ना। W2 पता है 39 और M2 पता है 78। एक इक्वेशन बन रहा है, मात्र एक वेरिएबल M1 है, क्या इसका वैल्यू निकाला नहीं जा सकता है? तो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और आप निकाल लेंगे। तो क्या उम्मीद करें कि आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे? तो यहाँ पर आगे का जो पार्ट होगा इसमें वो कुछ ऐसा ही होगा। जहाँ तक वो जो भी बात लिखे थे वो होगा, और उसके बाद ये फॉर्मूला होगा, और इसके बाद हम लिखेंगे 640 माइनस 600 बाई 640 इज इक्वल टू 2.175 बाई M1, फिर 2.175 बाई M1, हाँ ठीक है, प्लस 39/78। क्या यहाँ से M1 का वैल्यू निकाल सकते हैं आप? कल निकाल के आइए, कल लिखना भी है। कहाँ चला गया? लिखिए तो 50 क्वेश्चन। अच्छा ये आप मेन सुनो, इधर आप ये मेन थ्योरी वाले कॉपी में लिख लो।
जितना क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ना क्लास में, उस क्वेश्चन को भी आप उतार लीजिएगा मेन कॉपी में, ताकि आप जब रिवीजन कर रहे हो कभी कॉपी का इन फ्यूचर, तो आपको क्वेश्चन पता हो, नहीं तो पता चलेगा इस 3 पेज का असाइनमेंट है, अब ये बहुत आदमी फेंक चुके हैं, बाद में पता चलेगा सम पापड़ी खा के बैठे हुए हैं। लिखिए इसको। इससे आगे का पार्ट ये रहा। इसके आगे का ये वाला पार्ट आप उतार लो पहले, और क्वेश्चन नंबर 56 पढ़िए और देखिए कि ये क्वेश्चन आपसे बनेगा या नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 भी उतार ही रहे हैं क्या? जल्दी से बताइए 56 पढ़ के कि बनेगा आपसे या नहीं। कैसे बनेगा, बन जाएगा तो बताइए। देखो 56 क्वेश्चन नंबर में कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 639.7 mm ऑफ एच जी। अरे शांत रहो। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 639.7 mm ऑफ एच जी। बताइए तो ये किसका वैल्यू दिया? पी नॉट का। एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट इन बेंजीन इज 631.9 mm ऑफ एच जी। ये किसका वैल्यू दिया? पी एस का। आपसे क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आप याद कीजिए फॉर्मूला, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोललिटी बाई मोललिटी प्लस। यहाँ हम 55.5 तब लिखते हैं जब सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर। क्या यहाँ सॉल्वेंट वाटर है? यहाँ सॉल्वेंट बेंजीन है, तो फॉर्मूला लग जाएगा मोललिटी बाई मोललिटी प्लस 1000 बाई मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट की जगह 78 डाल देंगे। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट बेंजीन है और बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H6। मोलिकुलर वेट हो जाएगा 78। तो आप होमवर्क ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 56, 57, 58, ये सारा क्वेश्चन आपको कल बना के लाना है। आइए कल।